लेकिन आज का जो विषय हमने रखा है वो रखा है कि बरसात के महीने में अपने पैरों की सुरक्षा डायबिटीज के मरीज कैसे कर सकते हैं। निश्चित रूप से बरसात का जब महीना आता है और अब चालू भी हो रहा है, शायद 3 दिन बाद अषाढ़ का महीना लग जाएगा। अषाढ़ का महीना हमारे यहाँ कहा जाता है कि बारिश तो चालू होती है लेकिन उमस भरी होती है, और जहाँ उमस होता है पसीना सूखता नहीं है, और जब पसीना नहीं सूखता है तो वहां पे फंगस इन्फेक्शन होने चालू हो जाते हैं। और डायबिटीज के मरीज को अगर फंगस हो जाए तो क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, इस बारे में हम डॉक्टर वर्मा जी से बात करेंगे और उनसे भी यही बात करेंगे कि ऐसे कंडीशन में जो हमारे कृषक भाई हैं, जो गांव में खास तौर पे रहते हैं, जिन्हें खेती किसानी करनी है, दिन भर पानी में रहना है, तो इस कंडीशन पे अगर उन्हें शुगर है तो अपने पैरों का देखभाल कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर वर्मा जी कानपुर से एमडी किए हुए हैं और एंडोक्राइनोलॉजी में आपने वेल्लोर तमिलनाडु से किया हुआ है, और वर्तमान में आप प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध हॉस्पिटल NHMMI नारायणा हृदयालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं एंडोक्राइनोलॉजी विभाग में। तो डॉक्टर स्वागत करता हूं, और अब आपसे विषय पे रखते हुए सबसे पहले तो ये जो आपने टॉपिक हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं डायबिटिक फूड, तो डायबिटिक फूड के बारे में ही हम जानना चाहेंगे। पहले तो डायबिटिक फूड ये है क्या चीज? जैसा कि आपने कहा कि भारत में शुगर बढ़ रहा है और जल्दी ही हम डायबिटीज कैपिटल कहलाने वाले हैं, तो ये प्रोजेक्शन बहुत जल्दी ही पूरा होने वाला है। और 8 करोड़ की जनसंख्या तो डायबिटीज से पीड़ित है, लेकिन उसका 3 गुना जो प्री डायबिटीज है, जिसको हम कह सकते हैं बॉर्डर लाइन शुगर, उसका आप 3 गुना रख लीजिए तो 24 करोड़ की वैसी जनता है जो इस खतरे में है कि उनको थोड़े ही समय बाद डायबिटीज हो सकती है। और दूसरा जो प्रॉब्लम हमारे भारतीय मरीजों में आता है, जो कि आज के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, कि हमारी ज्यादातर जनसंख्या जो गांव में रहती है उसमें हम ये आशा नहीं कर सकते अपनी जनता से कि वो अपने पैरों का उचित ख्याल रखेगी। ये सिर्फ बारिश या किसी एक मौसम की बात नहीं है। शुगर के मरीज को तो साल के 365 दिन अपने पैरों की देखभाल रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि हम लोग अपने चेहरे का ख्याल बहुत अच्छे से रखते हैं। डेली 5-10 बार देखेंगे, शायद 2 से 3 बार इसको चेहरे को साफ करते हैं, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो अपने पैरों को नहाते समय भी ठीक से साफ करते हैं? तो सबसे जो जरूरी चीज है कि डायबिटीज में केवल बारिश के समय में पैरों का ख्याल रखा जाए, ये गलत होगा। डायबिटीज के मरीज को तो पूरे हर दिन अपने पैरों का एक निम्न स्तर पर ख्याल रखना ही पड़ेगा, जिसमें कि जो सबसे 4-5 महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं कि नहाते समय जब भी हो अपने पैरों को अच्छे से साबुन से साफ करें, और आपके घर में शायद नायलॉन का एक लूफा या स्क्रब होगा, जिससे अपने पैरों को अच्छे से साबुन लगाने के बाद, पानी डालने के बाद उससे रगड़ें उसको 5 मिनट 6 मिनट दोनों पैरों को। और किसी भी प्रकार के क्रैक्स, जिसको हम कॉमन भाषा में क्रैक्स कहते हैं, पैर फटना कहते हैं, उसको ना होने दे, क्योंकि ये एक साधन होता है बैक्टीरिया और फंगस के अंदर घुसने का, और अगर इसमें क्रैक्स लंबे हो गए तो ये अंदर तक घुस जाता है और फिर ये मसल्स और हड्डियों तक भी पहुंच सकता है। फिर जब आप इसको अच्छे से साफ कर लेते हैं, प्यूमिक स्टोन हमारे घरों में आसानी से मिल जाता है और ये बहुत ही सस्ता होता है। मैं कोई भी ऐसी थेरेपी नहीं बताने वाला जो बहुत ही महंगी होने वाली है। फिर उसके बाद जो सबसे आपके कह सकते हैं जो पैरों में जगह होती है जिसमें इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो सकता है, जो कि उंगलियों के बीच की जगह होती है, जिसमें अक्सर आप पाएंगे कि कई सारे डायबिटीज के मरीजों में फंगल इन्फेक्शन यानी इंटरट्राइगो, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में कहते हैं, पाया जाता है। और वो अक्सर इसको लिए आराम से बेफिक्र मरीज रहते हैं, पर ये बहुत बड़ा कारण होता है कि अगर उसमें मॉइस्चर बराबर बना रहेगा तो फंगस के ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फिर धीरे से वो इन्फेक्शन आपकी स्किन के अंदर पहुंच सकता है और फिर एक बड़ा अल्सर बन सकता है। तो ये आपको उन उंगलियों के बीच में अच्छे से सफाई करनी होगी, डेली आपको देखना होगा। एक शीशा अपने पास रखें अपने तलुओं को देखने के लिए, और अपने नाखूनों को बहुत ही ज्यादा अंदर तक ना काटें, उसको सीध में काटें। उनको हफ्ते में 1 बार तो कट करें
उसको बहुत नुकीले चीजों से साफ करने की कोशिश ना करें। और जब आप नहा लें तो ये जो हमारे हल्के सर्द मौसम आते हैं, तो ये जरूरी है कि उसमें आप एक अच्छी क्वालिटी के मॉइस्चराइजर लगा लें, जिसमें कोई भी कंपनी का हो सकता है, इसमें कोई स्पेशल महंगा मॉइस्चराइजर खरीदने की जरूरत नहीं होती है। उसको आप अपने पैरों में ऊपर और तलुओं में जरूर लगाएं, और उंगलियों के बीच में ना लगाएं, क्योंकि वहां हमें मॉइस्चर पहले से ही काफी मात्रा में होता है, उसको लगाने की जरूरत नहीं होती है। फिर उसके बाद कभी भी नंगे पैर ना चलें। यदि आप जूतों का प्रयोग करते हैं तो आपको कॉटन के मोजे ही पहनने होंगे, नायलॉन या दूसरे कपड़ों के मोजे ना पहने। और जो मरीज ज्यादा एडवांस डायबिटीज के होते हैं, उनमें जो साधारण चप्पल होती हैं, जिसमें उनको अपनी बड़ी पहली और दूसरी उंगली के बीच में वो फंसाई जाती है चप्पल, वो फिसलने का रिस्क पड़ जाता है। तो बहुत सारे मरीज ये शिकायत करते हैं कि चप्पल मेरी छूट जाती है चलते चलते। इसका मतलब उनमें डायबिटीज न्यूरोपैथी यानी नसें उनकी खराब हो चुकी हैं, और ऐसे मरीजों में हमें चप्पल की बजाय सैंडल पर भरोसा करना चाहिए। और सैंडल भी अच्छे कुशन की, सॉफ्ट होनी चाहिए। कोई भी कंपनी की आप ले सकते हैं, अच्छी कंपनी की हो। ध्यान रहे कि जब भी आप अपने सैंडल और चप्पलों का चयन करें तो ये देखें कि आपके दोनों पैरों की बनावट अलग हो सकती है। हो सकता है किसी पैर में सूजन ज्यादा हो, किसी में कम हो। उस वजह से आपको कभी अपने जूते वाले से ये कहना पड़ सकता है कि आप अपने हमारे जूतों की नाप अलग अलग लेकर दें, क्योंकि ज्यादा टाइट जूता अगर आप एक ही नाप के लेंगे तो हो सकता है एक पैर में वो अत्यधिक ढीला हो और एक पैर में अत्यधिक कसा होगा। दोनों ही स्थिति में अल्सर बनने के चांसेस रहते हैं। तो अगर एक टाइट जूता रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम टाइट जूता पहनेंगे तो वहां पे स्वेलिंग हो जाएगी, थोड़ी देर में प्रेशर पड़ेगा, स्किन आपस में रगड़ेंगी और फिर वहां अल्सर बनेगा। वहीं ढीला जूता होगा तो आप समझ सकते हैं कि जो आपका तलुआ है वो आपके सोल से रगड़ खाएगा। बार बार रगड़ खाने से उसमें भी थोड़े बहुत अल्सर होने के चांसेस हैं। तो हमेशा जूता भी आपको दोनों पैरों में हो सकता है अलग अलग नाप का पहनना हो, ना ही ज्यादा टाइट हो ना ही ज्यादा ढीला हो। पुरुषों के लिए मेरा ये कहना होगा कि जो नुकीले जूते होते हैं आगे की ओर, उनको ना लें, क्योंकि उसमें आपकी जो उंगलियां हैं आप देखेंगे ज्यादातर आगे जाके फैलती हैं हमारी उंगलियां। वो फिर अगर आप नुकीला जूता पहनेंगे तो उनमें साइड से काफी प्रेशर पड़ता है। साइड से प्रेशर पड़ने के कारण उनमें आप देखेंगे ऐसे मरीजों में अंगूठे के साइड में या छोटी उंगली के साइड में प्रेशर, छोटे छोटे अल्सर बन जाते हैं। तो नुकीले जूते आपको नहीं पहनने, चौड़े मुंह वाले जूते पहनने हैं। जूतों को बहुत ज्यादा आखिर तक चलाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके जूते के सोल घिस गए हैं तो हो सकता है एक छोटा कील उससे घुस के आ जाए और आपके तलुए में चोट कर दे। तो हमेशा अपने जूतों को 4 से 6 महीने बाद या चप्पलों को 4 से 6 महीने में बदल दें। सॉफ्ट होना चाहिए। और मोजे कैसे पहनने मैंने बता दिए। तो ये आमतौर पे हर डायबिटीज के मरीज के लिए, चाहे उसके पैर में कोई दिक्कत हो ना हो, नर्व की प्रॉब्लम हो ना हो, उनको ये सावधानियां नहाते समय डेली और अपने पैरों के जूते और चप्पलों के या सैंडल के बारे में रखनी होगी। जी डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने यहाँ पे दिया कि लोग अपने पैरों का ख्याल करने के लिए सबसे पहले तो नंगे पाँव न रहें। हो सके तो दिन में 2 से 3 बार अपने पैर की सफाई करते रहें। कहीं पे भी कोई कट होने की ना हो पाए, कहीं पे भी खासकर जो पाँव में क्रैक्स होते हैं वो ना हो, उनको देखते रहे। और हो सके तो मोजा पहनते रहे। मोजा में भी आपने एक अच्छी बात बताई कि हो सके तो कॉटन का ही मोजा पहने, नायलॉन का मोजा ना पहना जाए। डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल जी, मैं मंच पे लूंगा डॉक्टर साहब से चर्चा करने के लिए, कुछ प्रश्नों को लेने के लिए। जी नमस्कार। आप डायबिटिक स्पेशलिस्ट हैं और आज इंटरनेशनल योगा डे है, तो ये क्वेश्चन पूछना लाजमी हो जाता है। डायबिटीज जैसे कि सब लोग जानते हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन डिसीज है। आज मैं न्यूज़पेपर देख रहा था, एक रायपुर के डायबिटोलॉजिस्ट ने श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ पुस्तक या जो भी भेंट की थी, और योगापैथी फॉर डायबिटीज। तो एज ए डायबिटिक स्पेशलिस्ट आप ये मानते हैं कि योग और एक्सरसाइज करने से क्या शुगर लेवल कंट्रोल हो जाता है, और रेगुलर योगा और एक्सरसाइज करते रहें तो हम अपनी दवाइयों को कम कर सकते हैं? इस बारे में आपका क्या सोचना है? धन्यवाद सर। अच्छा, अगर
मतलब आपका प्रश्न उचित है कि इसको हम थोड़ा सा इतर डायबिटिक फुट से इतर ये देखें कि एक्सरसाइज का क्या महत्व है हमारे डायबिटीज के मैनेजमेंट में। जी तो सर, जी। अगर हम ये कहें कि आजकल यदि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो उसमें जो, हाँ, तो हम हर मरीज को अपनी तरफ से खान पान और एक्सरसाइज के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि आप खान पान में अपना जो भी व्यवहार है उसमें बदलाव लाएं, तेल का प्रयोग कम करें, आलू का प्रयोग कम करें, चावल आप एक समय तक सीमित कर दें, फ्राइड आइटम्स ना खाएं, रेड मीट ना खाएं, फलाहार ज्यादा करें, जूस कम लें, ये सब वगैरह वगैरह बताते हैं। पर हम देखते हैं कि 50% मरीजों को वो शायद वो फॉलो नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से एक्सरसाइज का भी उतना ही रोल है जितना कि दवाइयों का है। टाइप 2 डायबिटीज जो है, हम ये कह सकते हैं बेसिकली एक तरह की लाइफस्टाइल डिजीज ही है। ये लंबे समय तक खान पान गलत खान पान और लंबे समय तक हमारे एक तरह से हमारी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज के ना होने से ही होती है। तो आप जनरली देखेंगे कि जो हमारे माँ बाप या दादा परदादा हैं, उनमें शुगर या तो हुई नहीं या हुई तो बहुत बाद में आई। लेकिन जब उनके बच्चों में शुगर आई तो देखा वो उनके हमारे पिताजी और उनकी उम्र के लोगों में 40 45 50 साल में आई, और आजकल ये 25 30 साल में आने लगी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ओवर द जनरेशन बिगड़ती जा रही है। तो इसमें दोष हमें अपने जीन्स से ज्यादा हमें अपनी लाइफस्टाइल को देना है। और ये बहुत ही जरूरी है कि हर मरीज को, चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज के मरीज हो चाहे टाइप 2 डायबिटीज के मरीज हो, हर किसी को कम से कम आधा घंटा 45 मिनट की एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब वो एक्सरसाइज किसी भी तरह की हो सकती है। आपको प्रोत्साहित करना है वो किसमें अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। यदि वो योगा करना चाहते हैं तो योगा कर सकते हैं। यदि कोई बच्चा खेलकूद में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो खेलकूद में जा सकता है। वहीं दूसरे लोग किसी अन्य खेल को, बैडमिंटन को अपनाते हैं, कोई जॉगिंग स्विमिंग ज्वाइन करता है, वो किसी भी तरह की एक्टिविटी बहुत फायदेमंद है। पर ध्यान रखने की बात है कि उस एक्टिविटी को उस मरीज के हिसाब से प्लान किया जाना चाहिए। अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है अभी, तो हम उसको बहुत वर्जिश करने के लिए नहीं प्रोत्साहित करेंगे कि आप अगले ही दिन डिस्चार्ज होने के बाद आप वर्जिश शुरू कर दें। तो उसमें धीरे धीरे ग्रेजुअल तरीके से हम बढ़ते हैं कि पहले आप केवल चलना शुरू करिए, बैठे बैठे पैर चलाना थोड़े से 5 मिनट 10 मिनट के, फिर धीरे धीरे तेज गति की वॉकिंग, फिर जॉगिंग, और फिर अपने हार्ट के डॉक्टर से परामर्श लेकर ही आप किसी भी तरह की एक्टिविटी करें। वहीं बच्चों में अगर आप देखेंगे जो टाइप 1 डायबिटीज के होते हैं, उनमें हमारा सीधा सीधा कहना होता है कि किसी भी तरह की एक्टिविटी को रोका ना जाए। वो आधे घंटे तो अपना जॉगिंग स्विमिंग करें ही, और अगर हो सके तो हफ्ते में 3-4 दिन 1 घंटे की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जिसमें कि आप ये कह सकते हैं कि वेट लिफ्टिंग थोड़ी सी हो सकती है, या कोई ऐसे स्पोर्ट्स हो सकते हैं जिसमें रेजिस्टेंस चाहिए होता है, वो भी करें। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस उम्र के मरीज हैं, आपको किस तरह की शुगर है, आपका वजन कैसा है। अगर मान लीजिए किसी मरीज में घुटने की समस्या, घुटनों में दर्द होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो जाहिर सी बात है हम उसको जॉगिंग रनिंग के लिए नहीं कह सकते। उसमें हमको दूसरे तरीके से गर्दन या कमर की एक्सरसाइज या बैठे बैठे जो योगासन हो सकते हैं वो किया जा सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है शुगर के मैनेजमेंट का। इसको अक्सर मरीज फॉलो नहीं कर पाते, पर इसको बड़े स्केल पर, जैसे आज विश्व योगा दिवस है, तो हम सभी को प्रोत्साहित करना चाहिए कि शुगर हो या ना हो, हर किसी को आधे घंटे से 45 मिनट की डेली एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए। जी सर, आज विश्व योगा दिवस पे हम लोग ने भी लोगों को कहा कि 1 घंटा शरीर को, 23 घंटे संसार को। एक दार्शनिक की किताब में पढ़ रहा था, उसने लिखा था कि आदमी के पैरों को देख के उसकी हेल्थ स्टेटस या उसकी समझ को पकड़ा जा सकता है। और जैसा आपने बताया, फुट बहुत ही निग्लेक्टेड पार्ट है बॉडी का, लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इट इज वेरी ट्रू कि भाई पैरों का ध्यान आप रखें, और डायबिटीज है तभी भी अपन ध्यान रखें। सर, कोई पैरों की एक्सरसाइज भी आप लोग रिकमेंड करते हैं क्या पहले से, कि कुछ एक्सरसाइज या तेल से कुछ मालिश की जाए, या इस प्रकार फुट को प्रिवेंशन करने के लिए, डायबिटिक फुट को प्रिवेंशन करने के लिए, जैसा आपने बताया मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, नया मोजे पहन सकते हैं, तो फुट के लिए भी कुछ और प्रिवेंटिव मेजर्स आपके मन में है या कुछ है तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे।
क्योंकि आपने बोला कि डायबिटिक कंट्रोल एक्सरसाइज से, दवाइयों से कैसे भी शुगर का लेवल अपन मेंटेन रखें। शुगर तो सभी में होती है, जैसा आप जानते हैं, बढ़ी हुई शुगर को नीचे लाके रखना है अपने को, कैसे भी रखें। फूड मैनेजमेंट में कुछ टिप्स आपके पास हो तो हम जानना चाहेंगे। ओवर टू नरेंद्र। जी डॉक्टर साहब बताएंगे, टिप्स दे दें फिर मैं भी। अगर आप ये कहें डायबिटिक फुट, तो पहले हमें समझ लेना होगा डायबिटिक फुट होता क्या है। तो जैसे डायबिटिक फुट, हर हर शुगर के मरीज के पैरों को हम डायबिटिक फुट नहीं कह सकते, लेकिन अगर उसमें कुछ समस्याएं उत्पन्न होनी शुरू हो गई हैं जिनको हम कई स्तर पे बांट सकते हैं, जैसे कि उनमें न्यूरोपैथी डेवलप हो गई, यानी नसें सूख रही हैं, और उन मरीजों में सेंसेशन की कमी हो गई है। जैसे कि कुछ मरीज कहेंगे कि मुझे तेज झुंझुनाहट होती है, सोते समय ऐसा लगता है मेरे पैरों के तलुओं में सुइयां चुभ रही हैं। या फिर कुछ मरीज कह सकते हैं कि सुन्न पड़ गया है, मैं अपने जमीन पे चलता हूं तो मुझे लगता है कि जैसे मैं गद्दे पे या रुई के ऊपर चल रहा हूं। कुछ मरीज ये कह सकते हैं कि चप्पल छूट जाती है, जैसा कि हमने बताया था, और या मुझे पैरों से चलने में ऊंचा करके पैर चलना पड़ता है, जिसको हाई स्टेपिंग गेट कहते हैं। या फिर कुछ मरीज ऐसे हो सकते हैं जिनके पैरों में रंग बदल रहा होता है, जैसे काले पड़ रहे हो, या उनमें तो खून के सप्लाई कम हो गया हो और वो चलते चलते दर्द की शिकायत करते हो। ये सारे मरीजों को हम डायबिटिक फुट की श्रेणी में मानते हैं। और ये जरूरी है कि सभी मरीजों में पैर की जांच की जाए। कोई भी शुगर का मरीज हो जब हमारे यहाँ आता है, तो हमारे डायबिटीज एजुकेटर का ये नियम है कि हर मरीज के पैरों की जांच पड़ताल करें कि उनको डायबिटिक फुट के शुरुआती लक्षण तो नहीं है। अगर हम इनको शुरुआती तौर पे नाप सकते हैं तो कुछ हम उनको प्रिवेंटिव मेजर्स दे सकते हैं। जहां तक आपका सवाल है कि क्या हम किसी तरह की एक्सरसाइज बता सकते हैं, तो जैसे कोई भी एक्सरसाइज अगर पैरों में की जाए, जैसे कि अपने पैरों की एड़ियों को ऊपर नीचे करना, थोड़ा बहुत नी की एक्सरसाइज, घुटनों की एक्सरसाइज करना, जिसमें आप सीधा लेट के पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं, रोकते हैं, फिर नीचे लाते हैं, और इसी तरह आपके ये कूल्हे की हड्डियों की एक्सरसाइज हो जाती है और हिप जॉइंट की एक्सरसाइज होती है। इनको करने पे आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, क्योंकि अगर न्यूरोपैथी डेवलप होगी तो आपकी मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी। तो ये एक तरह की जनरल एक्सरसाइज है। जहां तक आपका तेल की मालिश या किसी भी तरह के प्रयोग का सवाल है, वो हम रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि गांव के मरीजों ने खूब सारे तेलों का प्रयोग किया और उसकी खुशबू से कई सारे कीड़े अट्रैक्ट हो गए और वहां पे जाके उन्होंने काट लिया। और क्योंकि शुगर के मरीजों में पेन सेंसेशन यानी दर्द सहने का जो एक सेंसेशन है, अगर हमारे कभी कोई भी हमें अगर किसी भी तरह की सुई चुभती है या कोई कीड़ा काटता है, तो हमको तुरंत पता लग जाता है और हम अपना पैर दूर हटा लेते हैं। लेकिन शुगर के मरीज में जब वो नर्व्स खराब हो जाती हैं, वो न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है, तो कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको बड़ा अल्सर हो चुका है, या कभी कोई चूहा उनके उंगलियों को काट कर ले गया, या उनके अंदर एक कील घुसी हुई है और उनको खबर ही नहीं रहती। तो हमको अपने मरीजों को ये जानकारी देनी होती है कि दर्द आपको बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप नंगे पैर चलें या बिल्कुल किसी भी तरह अपने पैरों की देखभाल ना करें। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है कि किसी भी स्पेशल ट्रीटमेंट, तेल मालिश या महंगे पदार्थों को इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ निरीक्षण करें, अपने पैरों का ख्याल रखें, नंगे पैर ना चलें, यही हर डायबिटीज के मरीजों के लिए हमारी तरफ से सलाह रहती है। उनमें जिनमें अल्सर डेवलप हो गया है, तो एक तो ये डायबिटिक फुट हो गया जिनमें काफी सारे रिस्क फैक्टर्स आ गए, नर्व की प्रॉब्लम हो गई, या उनमें ब्लड सप्लाई नहीं है, या मांसपेशी कमजोर है। लेकिन जब उनमें अल्सर डेवलप हो जाता है या कोई डिफॉर्मिटी यानी पैर टेढ़े मेढ़े होने लगे, तब उनमें हम स्पेशल ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। जी धन्यवाद सर, बहुत अच्छा आपने बताया। नरेंद्र जी, नरेंद्र जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, फिर मेरे को ला लेंगे। मैं बस एक लूंगा। डॉक्टर वर्मा जी, जिस तरह की ब्लड प्रेशर में हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर होता है, क्या डायबिटीज में भी हाई और लो होता है? क्या लो शुगर भी कोई बीमारी होती है क्या? डायबिटीज, आपका ये कहना है कि लो शुगर यानी हाइपोग्लाइसीमिया और हाई शुगर यानी हाइपरग्लाइसीमिया। जी। तो हम देखेंगे शुगर के मरीजों में भी लो शुगर की संभावना बनी रहती है, और हाइपोग्लाइसीमिया अपने आप में भी एक बीमारी हो सकती है। तो अगर आप शुगर के परिप्रेक्ष्य में पूछेंगे, तो बहुत सारे मरीज जो हाई डोज की दवाइयां ले रहे हैं,
या जो इंसुलिन पर है और इंसुलिन की डोज को वो ऊपर नीचे नहीं कर सकते, इंसुलिन को सही तरीके से नहीं लगा रहे, या कभी वो इंसुलिन की डोज हाई लगा देते हैं, अपने आप से ऊपर नीचे करते हैं, उनमें शुगर हाई भी रह सकती है और कभी कभी उनमें लो होने की संभावना भी बनी रहती है। ऐसा हमारे टाइप 1 डायबिटीज के मरीज और जो अधिक उम्र के मरीज हैं उनमें संभावना बहुत रहती है। वहीं अगर आपको लिवर की साथ में बीमारी है या किडनी की बीमारी है तो भी हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो शुगर होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। कभी कभी ऐसे मरीज भी आते हैं, जैसा कि पैंक्रियाटिक डायबिटीज में देखा जाता है कि दोपहर में तो शुगर 400 450 थी, शाम को इंसुलिन लिया और रात में जाते जाते शुगर 40-50 के आसपास पहुंच गई, जिसको हम ब्रिटल डायबिटीज कहते हैं। तो ये लो शुगर होना बहुत आम बात है। इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट से ही ठीक किया जा सकता है। अगर इंसुलिन पर है तो ये देखना जरूरी है कि मरीज की उम्र के अनुसार या उसमें दूसरी बीमारी जैसे किडनी डिजीज वगैरह है तो उस हिसाब से उनका डोज प्रॉपर सेट किया जाए, उनके साथ लगातार संपर्क किया जाए, उनके इंसुलिन लगाने के तरीके बिल्कुल सही होने चाहिए, उनकी शुगर नापने की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होनी चाहिए। कभी कभी मरीजों को ये भी कहना पड़ता है दिन में 4 से 6 बार डेली शुगर नापें और फिर हमको रिकॉर्डिंग भेजें अपने व्हाट्सएप पर या किसी अन्य माध्यम से, तब हमें जाकर ये पता लगता है कि कहाँ पर गड़बड़ी हो रही है। कभी कभी उनको CGMS यानी स्पेशल मशीन लगानी पड़ती है जिससे हर 5 मिनट में शुगर की रिकॉर्डिंग मिलती है और उसके बाद उस रिकॉर्डिंग के बाद हम ये पता लगा पाते हैं कि उनका शुगर किस वक्त लो हो गया है। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। जहां तक आइसोलेटेड हाइपोग्लाइसीमिया यानी केवल लो शुगर की है, ये अपनी अलग बीमारी है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं। कुछ बहुत ही रेयर ट्यूमर्स होते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं, वो शुगर लो कर देते हैं, ऐसे मरीजों में वजन बढ़ता रहता है और डेली शुगर लो होता रहता है। कुछ अन्य कारण होते हैं जैसे कॉर्टिसोल हार्मोन की कमी होना, लिवर डैमेज हो जाना, ये सब कारण हो सकते हैं, या कुछ दवाइयां जैसे किसी प्रकार की एंटीबायोटिक्स वगैरह उनकी वजह से लो शुगर हो सकती है, वो एक अलग विषय है। लेकिन जहां तक डायबिटीज के संदर्भ में आप मुझसे बात करेंगे तो ऐसे कई सारे हाई रिस्क मरीज होते हैं जिनमें लो शुगर बन सकती है। उनमें ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपकी शुगर को लो ना होने दिया जाए एक बार अगर ये पकड़ में आ जाए, क्योंकि अगर ये लो हो जाती है तो हमारे ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स खराब हो जाते हैं, फिर हमारी बॉडी की लो शुगर को पहचानने की क्षमता भी कम हो जाती है। तो इसीलिए जो मरीज हमारे इंसुलिन पर या हाई डोज ओरल मेडिसिन पर होते हैं उनको ये भी सलाह होती है कि आप ग्लूकोमीटर लेके समय समय पर अपनी शुगर चेक करते रहें। हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर गंभीर सिंह जी, डीन रिम्स मेडिकल कॉलेज रायपुर, मंच पे आ चुके हैं। उनका स्वागत करते हैं। हेलो, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आज के हमारे जो एक्सपर्ट हैं वर्मा, जो डायबिटीज के बारे में, पर्टिकुलरली डायबिटिक फूड के बारे में बोल रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं, उनको भी मेरा नमस्कार। कंटिन्यू करें। हाँ, नमस्कार। टॉपिक कंटिन्यू करें क्योंकि तमाम सारे ऑडियंस, हमारे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल कंटिन्यू करें प्लीज। डॉक्टर साहब, आपने पैंक्रियाटिक डायबिटीज शब्द यूज कर लिया, क्या यह जो सामान्य डायबिटीज अलग चीज है? हेलो नरेंद्र, आवाज आ रही है? हेलो नरेंद्र, आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। आपने पैंक्रियाटिक डायबिटीज शब्द यूज किया तो ये एक जहन में क्वेश्चन आ जाता है कि पैंक्रियाटिक डायबिटीज, ये जो डायबिटीज हम पढ़ते हैं, जो अभी आप टाइप 2 बोल रहे हैं, वो दोनों अलग अलग है कि सेम है? सर, ये प्रश्न मैं भी करने वाला था। ये बिल्कुल अलग तरह की डायबिटीज है। और जब मैं तमिलनाडु क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में अध्ययन कर रहा था तो मेरा थीसिस का टॉपिक ही ये पैंक्रियाटिक डायबिटीज था। ये अलग प्रकार की शुगर है जो ना कि टाइप 1 डायबिटीज से मिलती है और ना ही टाइप 2 डायबिटीज से मिलती है। पर कुछ मरीज मेरे छत्तीसगढ़ से भी आए थे, मुझे आज भी याद है। और इसमें हमारे जो ये उस तरह की शुगर है जो अमूमन यंग एडल्ट्स में होती है, यानी जो उनकी उम्र होती है वो 20 से 30 वर्ष के आसपास होती है। और इसकी खासियत ये होती है कि केवल शुगर ही नहीं होती, उनका पैंक्रियाज में डिस्ट्रक्शन हो जाता है, उसमें
कभी कभी फाइब्रोसिस हो जाती है या उसमें पत्थर जम जाते हैं, जैसे कि कैलकुलस या किडनी स्टोन होते हैं, आपने किडनी और गॉल ब्लैडर में सुने होंगे, वैसे ही पैंक्रियाज में डेवलप होने लगते हैं, जिस वजह से धीरे धीरे पैंक्रियाज डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ऐसे मरीजों में ना केवल शुगर बहुत हाई मिलती है और वो काफी हाई लो शुगर में चलते हैं, बल्कि उनमें क्योंकि पैंक्रियाज यानी पैंक्रियाज का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, इसलिए पाचक तंत्र भी उनका डैमेज रहता है। और ऐसे मरीजों में अक्सर आप देखेंगे पेट की समस्या बहुत ज्यादा होती है। अक्सर वो जब मोशन होता है उन्हें तो वो तैलीय मोशन होता है, पेट में दर्द अक्सर उठता रहता है। और इसके अलावा दूसरी तरह एक और पैंक्रियाटिक डायबिटीज हमारे उन मरीजों में हो सकती है जो अल्कोहल अधिक मात्रा में लेते हैं। तो ये अलग तरह की डायबिटीज है, बहुत ही मुश्किल होता है इसे ठीक करना, क्योंकि इसमें इंसुलिन के साथ साथ हमको जो एंजाइम्स हैं जो पैंक्रियाज से बनते हैं वो भी देने पड़ते हैं। हो गया आज। हेलो नरेंद्र जी। हेलो, हाँ बोलिए जावेद जी। हाँ, मेरा एक सवाल था डॉक्टर साहब से। हाँ, कि जैसे कोई बच्चा जैसे ज्यादा वेट का पैदा हुआ, जिसका वेट ज्यादा हो, तो क्या उसमें डायबिटीज की संभावनाएं बढ़ जाती हैं? हाँ बिल्कुल। आप ये कहेंगे कि जो टाइप 2 डायबिटीज है वो एक तरह से हमारी लाइफस्टाइल की ही बीमारी है। और अक्सर करीब 40 से 50% मरीज अपने वजन से ज्यादा जितना वजन उनकी हाइट के अनुसार होना चाहिए उससे ज्यादा होता है। और धीरे धीरे क्योंकि उनका खान पान बिगड़ा हुआ था और वो एक्टिविटी नहीं कर रहे थे, जब वो खा रहे थे तो कैलोरी ज्यादा जा रही थी और वो अपनी एक्टिविटी से तो उसको बर्न नहीं कर रहे थे, तो वो धीरे धीरे एक्युमुलेट होती है। और आप देखेंगे कई मरीज हमारे पास ऐसे आते हैं जो वजन तो उनका बॉर्डर लाइन में होता है लेकिन पेट निकला होता है, जिसको हम सेंट्रीपिटल ओबेसिटी कहते हैं। यानी उनका जो फैट है वो पेट के हमारी आंतों के आसपास जमा हो जाता है, जिसको हम विसरल एडिपोसिटी कहते हैं। जब ऐसी संभावना होती है तो हमारे शरीर में इंसुलिन बनती तो है लेकिन वो काम नहीं कर पाती, और इसी वजह से इनमें संभावना ज्यादा बनी रहती है आगे जाके शुगर होने की। पर एक ध्यान देने योग्य बात है कि हर किसी का वजन ज्यादा होगा उसी को टाइप 2 डायबिटीज होगी, ऐसा नहीं है। हमारे कई सारे मरीज ऐसे भी आते हैं जो गांव में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं 6-6, 8-8 घंटे, और उनका वजन भी ज्यादा नहीं है लेकिन उनको शुगर हो जाती है। तो ये एक तरह से हमारे जेनेटिक और खान पान और हमारे कल्चर का एक मिला जुला आउटकम होता है। किसी किसी के जीन्स अनुवांशिक रूप से कोई बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होता है, यानी उसको शुगर की संभावना ज्यादा होती है। जैसे कि अगर घर में कई सारे लोग शुगर से पीड़ित है, माँ बाप भी पीड़ित हैं और उनके माँ बाप भी पीड़ित हैं, तो आप में यानी अनुवांशिक रूप से आप में वो खराब जीन्स आ गए हैं जिससे शुगर की संभावना ज्यादा है, तो आपको और सतर्क होने की जरूरत है। तो मोटापा हाँ ये हमारे रिस्क को बढ़ाता है, इसीलिए वजन कम करने को हम हिदायत देते हैं, लेकिन हर किसी में वजन ज्यादा होगा टाइप 2 डायबिटीज में ये कहना ठीक नहीं है। थैंक यू। मेरा भी एक प्रश्न था डॉक्टर साहब। जी बोलिए। हाँ, डॉक्टर साहब से 2 प्रश्न एक साथ में करना चाहूंगा। तो एक प्रश्न तो ये है कि अगर डायबिटीज के कारण प्लांटर अल्सर है तो खुला चप्पल या सैंडल पहनना ज्यादा अच्छा है कि बंद जूता पहनने में जल्दी ठीक होने की संभावना है? और दूसरा प्रश्न इसी के साथ में यह प्रश्न पूछना चाहूंगा कि कुष्ठ रोग में जो प्लांटर अल्सर होता है और जो डायबिटीज में जो अल्सर होता है, उन दोनों में कुछ फर्क रहता है कि एक ही समान ट्रीटमेंट वगैरह जैसा रहता है? जी बताएंगे। ठीक है, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। आपने फुट में प्लांटर अल्सर की बात की, तो प्लांटर अल्सर यानी आप देखें तलुआ में अल्सर, तो तलुए में अल्सर 3 स्तर पे हो सकते हैं। ये हमारी उंगलियां या फिर हमारे आगे की जो आप देखें तलुए के आगे का हिस्सा जो कि प्रोमिनेंट हिस्सा होता है, जिसको हम 4 फुट अल्सर कहते हैं, यानी आगे के भाग में अल्सर। इसके अलावा हमारे बीच में मिड फुट अल्सर होता है, यानी तलुए के बीचों बीच में, और पीछे के हिस्से हील
यानी एड़ी के नीचे का हिस्सा जिस पर हम पैर को पहले जमीन पे रखते हैं, वहां पे उसको हील अल्सर कहते हैं। तो ये तीनों ही प्लांटर अल्सर की श्रेणी में आते हैं। तो पहला आपका कि कुष्ठ रोग का अल्सर और डायबिटिक फुट अल्सर मैनेजमेंट ये बिल्कुल सेम होंगे, क्योंकि दोनों में ही न्यूरोपैथी एक कॉमन डिनोमिनेटर है, यानी दोनों ही जो कुष्ठ रोग का अल्सर है और डायबिटिक फुट का अल्सर है वो न्यूरोपैथी से हुआ है। कुछ चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कुष्ठ रोग में चारकोट फुट यानी हड्डियों का असर भी हो सकता है, उसी तरह डायबिटीज में भी कुछ लोगों में चारकोट फुट यानी जब हड्डियां हमारी गल जाती हैं उनमें अलग तरह का ट्रीटमेंट होता है। बाकी कॉमन जो साधारणतः जो अल्सर होते हैं ये 3 श्रेणी में ही आते हैं। जो सबसे कॉमन होता है वो हमारी उंगलियों में, या फिर हमारे, आप ये कह सकते हैं कि अगर आप इसको पैर मान लें तो ये जो हमारे प्रोमिनेंट हिस्से हैं, जिसको ये इसको हम हील मान लें, जो पीछे का हिस्सा एड़ी के पास का, और ये हमारे आगे का हिस्सा, यहाँ पे जो अल्सर होते हैं सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर हम इन्हीं जगह पे डालते हैं। सबसे पहले पैर यहाँ पे पड़ता है, फिर यहाँ पे पड़ता है, तो सबसे कॉमन एरिया होता है ये अल्सर का। अब ये है कि इसको ठीक कैसे किया जाए। तो जब हमारे पास मरीज आता है तो ये देखना जरूरी है कि उसके अल्सर में वो अल्सर क्लीन है या इन्फेक्टेड है। तो ज्यादातर अल्सर एक्यूट स्टेज में जब आते हैं तो वो इन्फेक्टेड होते हैं, यानी उनमें पस हो रहा होता है, गंदगी भरी होती है, बदबू आ रही होती है। अगर उनमें प्रोब डालते हैं तो वो हो सकता है बोन तक पहुंच जाए। तो उनको एक्सरे करके, उनके ब्लड के टेस्ट करके हम ये देखते हैं कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। उस हिसाब से फिर वहां से कल्चर भेज के उसमें एंटीबायोटिक चलाई जाती है। और इस स्टेज पर ये बिल्कुल जरूरी है कि उनको चलने ही ना दिया जाए, जो कि सबसे जरूरी है। तो उसमें हम इस प्रक्रिया को ऑफ लोडिंग कहते हैं, क्योंकि जो सबसे नेग्लेक्टेड चीज है कि हम मरीजों को अच्छे से वूंड को साफ कर देते हैं, सफाई कर देते हैं, एंटीबायोटिक भी चला देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं कहते कि आपको घर पे 24 घंटे आराम करना है। जब हमारे पास मरीज आते हैं तो या तो हम उनको एडमिट करते हैं, यदि वो एडमिट नहीं हो सकते तो घर पे उनकी एडवाइस होती है कि आपको 24 घंटे बिस्तर पे रहना है। भले ही आपकी शुगर बढ़ जाए, वो हम इंसुलिन से कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन उसमें हमें आपको पेशाब और अगर पायखाने के लिए भी जाना है तो आपको वॉकर या दूसरे सहारे से आपको चलना होगा, और आपको अपने उस पैर में जिसमें अल्सर है बिल्कुल जोर नहीं डालना। तो किसी भी तरह की चप्पल, जूता या सैंडल उस वक्त तब तक प्रयोग नहीं करना जब तक हीलिंग ना हो जाए। फिर आती है कि जब एक बार हीलिंग शुरू हो जाती है और वो काफी हद तक ठीक होने लगता है, तब कौन सी चप्पल दें। तो यहाँ पर रोल आता है स्पेशल फुटवेयर का, जिसको हम कहते हैं जैसे MCR यानी माइक्रोसेलुलर रबर, प्लास्टोजोट या अलग तरह के मटेरियल के जूते होते हैं, जिसमें एंगुलेशन होता है, यानी ये जूते पूरे फ्लैट नहीं होते, आगे से एक एंगल बना होता है। ये एंगल बने होने के कारण उंगलियां हवा में रहती हैं और वो उनका प्रेशर नीचे नहीं आता है। इसको हम एंटीरियर रॉकर फुटवेयर कहते हैं। ये प्लांटर अल्सर जो 4 फुट में यानी हमारे आगे के हिस्से में अल्सर है उनके लिए काम आता है। तो इसमें स्पेशलाइज्ड कस्टमाइज्ड फुटवेयर बनाना पड़ता है। वहीं अगर मिड फुट में अल्सर है यानी पैरों के बीच में अल्सर होता है, ये सबसे डिफिकल्ट होता है ट्रीट करना, क्योंकि इसको हम रोक ही नहीं सकते। तो ऐसे मरीजों में कभी कभी प्लास्टर लगाना पड़ता है। प्लास्टर लगा के उसके चारों ओर एक विंडो बनाना पड़ता है, जिससे कि वो अगर चले भी तो उस प्रेशर पर असर ना पड़े। और जब वो एक बार ठीक हो जाए, पूरी हीलिंग हो जाए, तो फिर हमें कस्टमाइज्ड फुटवेयर बनाना पड़ता है। तीसरे तरह का जो अल्सर है, जो अभी हमारे पास पेशेंट भी एडमिट है, हील अल्सर, और हमारे लिए समस्या ये है उस मरीज में कि उसके दोनों पैरों में अल्सर हो चुका है हील में जाके। ऐसे मरीज को ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल है। आज उसका ऑपरेशन लगा हुआ है। एक बार जब वो हम पूरी तरह से डिब्राइटमेंट सर्जन से करवा लेंगे, तब अगले 6 महीने तक उस मरीज को बिस्तर पे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने उसको चलने की इजाजत दे दी तो वो अल्सर ठीक नहीं होगा। और ऐसे मरीज में बहुत कम डिवाइस है, बहुत महंगी डिवाइस होती है, जिससे कि हम वो हील के अल्सर, जो पीछे के हिस्से में अल्सर है, उसको ऑफलोड कर सकें। जी, बहुत अच्छी जानकारी। मैं इसके पहले कि किसी और का प्रश्न लूं, कल किरण सर 2 मिनट बाद में आपका प्रश्न लूंगा। माइक को थोड़ा सा म्यूट कर लीजिएगा। जी सर, जी सर, जी सर। 2 मिनट, भूपेंद्र जी 2 मिनट का समय लूंगा। मान लीजिए जनार्दन हूं मैं सर। हाँ जनार्दन जी, 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ। कल इस मंच ने एक घोषणा की थी कि वे लोग, जो लोग कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूकता के लिए किसी भी प्रकार का रंगोली हो या कोई डिजाइन बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं,
तो उनका हम इस मंच पे नाम लेंगे और उनके ड्राइंग को, पेंटिंग को और उनकी रंगोली को हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो आज मेरे पास में एक ड्राइंग आई है, उन्होंने वैक्सीनेशन लगवाया है और अब वैक्सीनेशन के प्रति युवाओं को प्रेरित करने के लिए अपनी ड्राइंग हमें प्रेषित की है। भावना साहू है, पैरामेडिक स्टूडेंट है, इन्होंने भेजी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भावना साहू की थोड़ी देर के लिए पेंटिंग को यहाँ प्रदर्शित की जाए। स्क्रीन पे हो रही है। भावना साहू लिखती हैं कि इन्होंने वैक्सीन लगवा लिया है, आप भी वैक्सीन टीकाकरण लगवाए। क्या लिखा? कोरोना से डरना नहीं।